अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 34 फ्रॉम गाइटन। रिमेनिंग पोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इज़ोनोफिल को। तो इज़ोनोफिल इज़ अ टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लड इज़ अबाउट 2%। इट इज़ अ वीक फैगोसाइट। ये इज़ोनोफिल उन पीपल के अंदर ज़्यादा होता है जिनके अंदर पैरासिटिक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जब भी पैरासाइट जो है बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इज़ोनोफिल अटैच हो जाता है उनके साथ और अपने ग्रैन्यूल्स को डीग्रैनुलेशन करवाता है और इससे जो भी केमिकल रिलीज़ करता है उससे वो पैरासाइट जो है वो इजीली किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स जो होते हैं वो इज़ोनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इज़ोनोफिल जो है वो उस इन्फ्लेम या एलर्जिक टिश्यू की तरफ माइग्रेट करता है और वो डिटॉक्सिफाई करता है जो भी सब्सटेंस मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स ने निकाले थे उनको वो डिटॉक्सिफाई कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को। तो इसका मतलब है कि इज़ोनोफिल जो है वो एलर्जी के रिएक्शन में भी अहम रोल प्ले कर रहा होता है। देन हम बात कर लेते हैं बेसोफिल सेल की। तो बेसोफिल सेल भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट 0.4%। ये बिल्कुल टिश्यू मास सेल्स की तरह ही होता है। बेसोफिल और मास सेल्स की जो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। दोनों के दोनों मास सेल्स और बेसोफिल्स के अंदर जो ना ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। ये है आपके पास मास सेल या बेसोफिल का स्ट्रक्चर। इनके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं एफसी रिसेप्टर, और एंटीबॉडी आके एफसी रिसेप्टर के साथ अटैच होती है और जब कोई एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ आगे अटैच होता है तो अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं वो ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डीग्रैनुलेशन हो जाती है। वो सारे के सारे अंदर जो भी इस ग्रैन्यूल्स के अंदर केमिकल होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और उन केमिकल में हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन और हेपरिन वगैरह शामिल होता है, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर चेंजेस आते हैं और डिफरेंट जो है लोकल टिश्यू रिएक्शंस होते हैं और लोकल वैस्कुलर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है। अब हम बात करेंगे ल्यूकोपीनिया की। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो WBC है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी बोन मैरो जो है WBC को बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। जब बोन मैरो अपना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो 2 डेज़ के बाद जो है अल्सर्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे माउथ के अंदर, कोलोन के अंदर, और हमारे सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। बोन मैरो की जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिएशंस है सच एज़ गामा रेज, एक्सरेज है, या कुछ ड्रग्स हैं सच एज़ बेंजीन, एंथोसरीन, और कुछ आपके पास एंटीबायोटिक है सच एज़ क्लोराफेनिकोल, थायोरेसिल, जो हम थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स मिलकर बोन मैरो की एप्लेजिया करवा देंगे। अगर मॉडरेट रेडिएशन इंजरी हुई है बोन मैरो की तो कुछ स्टेम सेल्स होते हैं सच एज माइलोब्लास्ट या हीमोसाइलोब्लास्ट, वो दोबारा से बोन मैरो की फॉर्मेशन करवा देंगे। पेशेंट को प्रॉपर्ली हमें ट्रीट करना पड़ेगा ट्रांसफ्यूजन के साथ, प्लस एंटीबायोटिक्स वगैरह देने पड़ेंगे, और ताकि जो है वो बोन मैरो, न्यू बोन मैरो दोबारा से बन सके और जो सेल की कंसंट्रेशन वो दोबारा से मेंटेन हो सके ब्लड के अंदर। बात कर लेते हैं ल्यूकीमिया की। तो अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ WBC, अगर WBC की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गई है, और ये क्यों हो गई है कि अगर किसी किस्म की कोई म्यूटेशन हो गई है माइलोजिनस टिश्यू में या लिम्फोइड टिश्यू में, किसी भी किस्म की कोई म्यूटेशन हो गई है जिसकी वजह से जो WBC की प्रोडक्शन है वो अनकंट्रोल हो चुकी है, तो उसको हम कहेंगे ल्यूकीमिया। तो इस बेस पे हमारे पास 2 टाइप की ल्यूकीमिया होती है। एक ल्यूकीमिया को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटिक। अगर लिम्फोइड टिश्यू के अंदर कोई म्यूटेशन हुई है तो उसकी वजह से जो कैंसर सेल या एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। और अगर माइलॉइड टिश्यू के अंदर कोई म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से वहाँ कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो अब हम देखना है कि ल्यूकीमिया को क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत ज़्यादा हैं और ये एबनॉर्मल है, तो हमारी बॉडी के ऊपर ये इफ़ेक्ट होगा ल्यूकीमिया का कि हमारी बॉडी जो हो उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलपमेंट होगी। क्योंकि जबकि WBC की तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो क्योंकि ये कैंसर सेल है, नॉर्मल सेल नहीं, ये एबनॉर्मल सेल है, तो ये अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी इन्फेक्शन से। इसके अलावा जब अनकंट्रोल प्रोडक्शन होगी वाइट ब्लड सेल की तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सीवियर एनीमिया होगा। क्योंकि वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन अनकंट्रोल हो रही है तो वो प्लेटलेट्स की भी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करेगी, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट लीड्स टू ब्लीडिंग, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
फोर्थ वन इज़ फाइनली जितने भी हमारे जो नॉर्मल सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, वो सब के सब हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट होगा उनको यूज़ करेगा, चाहे वो वाइटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हो। तो जब बॉडी के सारे सबस्ट्रेट यूज़ हो जाएंगे तो बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको वो सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से वो जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ईजिली डाई होना शुरू हो जाएंगे और कैंसरस सेल्स मज़ीद ग्रो करते जाएंगे और इस तरह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।